राजस्थान के दूर दराज के गांव मोहनपुरा के दक्षिणी किनारे पर एक गली थी जिसे गांव वाले मौन गली कहते थे। इस गली का नाम सुनते ही लोग सहम जाते थे। इसे श्रापित कहा जाता था और गांव वालों का दावा था कि जो भी इस गली में घुसा वो या तो लौटकर नहीं आया या फिर ऐसा लौटा कि उसकी जुबान सन्नाटे से भर गई। लोग कहते थे यहां की हवा भी जहर है। पर रमेश, एक तर्कवादी और निडर पत्रकार, इन बातों को अंधविश्वास मानता था। वो ऐसी रहस्यमयी घटनाओं की तह तक जाकर सच उजागर करने के लिए मशहूर था। जब उसे इस गली के बारे में पता चला तो उसने इसे अपना अगला मिशन बना लिया। गांव में रमेश ने जब लोगों से इस गली के बारे में पूछा तो उनकी आंखों में डर और खामोशी भर आई। मत जाओ बाबूजी, एक बुजुर्ग ने उसे चेतावनी दी। उस गली में जो गया उसकी परछाई तक लौटकर नहीं आती। लेकिन रमेश को सच जानना था। उसने खुद से कहा, यह डर सिर्फ कहानियों का हिस्सा है। मैं उस गली का रहस्य जरूर खोलूंगा। अमावस्या की रात थी। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। आसमान में ना चांद था ना तारे। रमेश ने अपनी टॉर्च, कैमरा और एक छोटी सी नोटबुक लेकर गली की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वो गली के करीब पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि वहां की हवा बाकी गांव से अलग थी, ठंडी और भारी। गली में कदम रखते ही उसे ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसके चारों ओर सन्नाटा बुन दिया हो। उसके कदमों की आवाज भी गूंजकर मर जाती थी। गली के दोनों ओर टूटे फूटे घर थे जिनकी खिड़कियां किसी मर चुके शरीर की खुली आंखों जैसी लग रही थी। रमेश की नजरें हर कोने को स्कैन कर रही थी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। जैसे ही वो गली के बीचों बीच पहुंचा, उसे दूर से एक टूटी फूटी हवेली दिखाई दी। ये वही हवेली थी जिसके बारे में गांव वाले कहानियां सुनाते थे। ठाकुर हरिराम की हवेली। ये हवेली अब खंडहर में बदल चुकी थी। हवेली का बड़ा सा दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने अंदर आने का न्योता दिया हो। रमेश ने गहरी सांस ली और दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा इतनी जोर से चिरचिराया कि रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। अंदर घुसते ही उसे महसूस हुआ कि यहां की हवा और भी भारी थी। दीवारों पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खुरचकर कोई गुप्त संदेश लिखने की कोशिश की हो। कमरे के फर्श पर बिखरे अखबारों ने रमेश का ध्यान खींचा। उसने एक अखबार उठाया। उसकी हेडलाइन थी, ठाकुर हरिराम ने परिवार समेत आत्महत्या की। रमेश ने अखबार पलटा। उसमें लिखा था कि ठाकुर ने अपने पूरे परिवार को रात के खाने में जहर मिला दिया और खुद को तहखाने में फांसी लगा ली। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि किसी भी शव का कोई सुराग पुलिस को नहीं मिला था। अचानक हवेली में ठंडी हवा का झोंका आया जिसने अखबार रमेश के हाथ से छीन लिया। अखबार उड़ता हुआ दीवार से टकराया और उसमें नए शब्द उभरने लगे। तुमने गलती कर दी यहां आने की। जैसे ही रमेश ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, हवेली का मुख्य दरवाजा जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। पूरा माहौल और भी भयावह हो गया। कमरे के कोने से धीमे धीमे कदमों की आवाज आने लगी। टक टक टक। रमेश ने अपनी टॉर्च की रोशनी उस तरफ घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। हवेली के अंदर बढ़ते हुए रमेश को एक लोहे का भारी दरवाजा मिला जो सीढ़ियों की ओर खुलता था। सीढ़ियों के नीचे गहरी काली अंधेरी थी। ये शायद तहखाना है, उसने सोचा। रमेश ने दरवाजे को धक्का दिया। लोहे का ताला अपने आप नीचे गिर गया। जैसे ही वो नीचे उतरा, माहौल और ठंडा और गाढ़ा हो गया। उसकी टॉर्च की रोशनी में एक बड़ा सा कमरा दिखाई दिया। कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी पर किसी का कंकाल बैठा हुआ था। कंकाल की गर्दन के चारों ओर रस्सी के निशान थे। रमेश को समझ आ गया कि यह ठाकुर हरिराम का शव था। लेकिन जैसे ही उसने पास जाकर कंकाल को छुआ, अचानक कमरे की दीवारों से खून टपकने लगा। खून के साथ साथ अजीब सी फुसफुसाहटें गूंजने लगी। तुमने हमारी नींद तोड़ी है।
अब हम तुम्हें सोने नहीं देंगे। तहखाने की दीवार पर खून से लिखा एक संदेश उभर आया, जो यहां आया उसने अपने भाग्य को मोहर लगा दी। अब भागने का रास्ता बंद है। रमेश ने खुद को संभालने की कोशिश की और तहखाने से भागने की ओर दौड़ा। लेकिन जैसे ही उसने सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाया, उसे लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसकी गर्दन पकड़ ली हो। उसके कानों में एक भारी आवाज गूंजने लगी। ये गली सिर्फ तुम्हारे शरीर को नहीं, तुम्हारी आत्मा को भी निगल जाएगी। तहखाने की लाइट्स अचानक बुझ गई। रमेश की टॉर्च भी बंद हो गई। अब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। वो मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई। तभी आखिरी चीज जो उसने सुनी वो थी तेज कदमों की आवाजें जो उसकी ओर बढ़ रही थी। और फिर सब कुछ सन्नाटे में डूब गया। रमेश के तहखाने में गायब होने के बाद गांव में उसकी गुमशुदगी की खबर फैल गई, लेकिन कोई उसकी तलाश करने की हिम्मत नहीं कर पाया। गांव वालों ने हमेशा की तरह चुप्पी साध ली, जैसे रमेश का अस्तित्व कभी था ही नहीं। दूसरी ओर तहखाने के भीतर रमेश की स्थिति एक डरावने सपने जैसी हो गई थी। जब उसने अपनी टॉर्च की रोशनी खो दी और खुद को घने अंधकार में पाया, तो उसे समझ नहीं आया कि यह वास्तविकता थी या कोई भ्रम। दीवारों पर धीमे धीमे खरोंचने की आवाजें अब तेज होती जा रही थी। रमेश ने महसूस किया कि कोई उसके चारों ओर घूम रहा है। उसे ठंडी सांसें अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी, जैसे कोई उसके बहुत करीब खड़ा हो। उसने डरते डरते अपने कैमरे की फ्लैशलाइट ऑन की। जैसे ही रोशनी हुई, उसने देखा कि तहखाने की दीवारों पर खून से लिखे नए शब्द उभर रहे थे। ये तुम्हारा अंत है। उसकी रोशनी बंद होते ही अचानक किसी ने उसे पीछे से खींच लिया। वो जमीन पर गिर पड़ा। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। वो डर के मारे कांपने लगा। तहखाने के कोने से हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ उसकी मृत्यु का जश्न मना रहे हों। रमेश को तहखाने के कोने में एक पुरानी मेज दिखी, जिस पर धूल और मकड़ी के जाले लगे हुए थे। उसने हिम्मत जुटाकर मेज तक कदम बढ़ाए। मेज पर एक पुरानी डायरी रखी थी। उसने उसे खोला। पहला पन्ना खाली था, लेकिन जैसे ही उसने दूसरा पन्ना पलटा, उसमें लिखा था, "यह मेरी अंतिम रात है। मैंने अपने पूरे परिवार को मार दिया है, क्योंकि अब वे मुझे मारना चाहते थे। लेकिन जो भी ये डायरी पढ़ेगा, वो भी मेरी गलती का शिकार होगा।" डायरी पढ़ते ही रमेश को महसूस हुआ कि समय रुक गया है। उसकी घड़ी की सुइयां तेजी से घूम रही थी। उसकी सांसें भारी हो रही थी। तभी तहखाने के अंदर की एक दीवार अचानक टूट गई। उस टूटे हिस्से के पीछे एक और गुप्त कमरा था। कमरे के अंदर मोमबत्तियां जल रही थी, जो खुद ब खुद बुझने और जलने लगती थी। रमेश ने कमरे के अंदर कदम रखा। कमरे के बीचों बीच एक चक्र था, जिसके चारों ओर कंकाल बिखरे हुए थे। उनमें से एक कंकाल का सिर रमेश की ओर घूर रहा था, जैसे वो जीवित हो। तभी वो चक्र घूमने लगा। कंकाल की आंखों से रोशनी चमकी और रमेश को लगा कि उसकी आत्मा को चूसने की कोशिश की जा रही है। उसने जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज दीवारों में समा गई। मोमबत्तियों की लौ अब लाल हो गई थी और कमरे में एक धुंध भर गई। उसी धुंध से एक परछाई निकलकर उसके सामने खड़ी हो गई। वो परछाई इंसान की तरह दिखती थी, लेकिन उसकी आंखें खाली और गहरी थी। उसने एक भयानक, गहरी आवाज में कहा, तुमने मेरी गली में कदम रखा। अब तुम्हें यहां से निकलने का कोई हक नहीं। रमेश ने हिम्मत कर उससे पूछा, तुम कौन हो? परछाई हंसी और कहा, मैं वही हूं जो हर किसी की मौत के पीछे है। मैं वो हूं जिसे तुमने जगा दिया है। अब ये गली तुम्हारी कब्रगाह बनेगी। रमेश ने बचने की कोशिश की। उसने दौड़कर तहखाने से बाहर जाने का रास्ता ढूंढना चाहा, लेकिन तहखाना अब एक भूल भुलैया में बदल चुका था। हर रास्ता उसे एक ही जगह वापस ले आता।
उसकी सांसें तेज हो रही थी और हर कोने से फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी। भागने की कोशिश मत करो, ये तुम्हारा अंत है। तहखाने की दीवारें सजीव हो गई। उन पर उभरते चेहरे उसे घूरने लगे। कुछ चेहरे हंस रहे थे, कुछ चीख रहे थे। रमेश ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन दीवारों से निकलते हाथों ने उसे पकड़ लिया। वो जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी चीखें जैसे हवा में घुल गई। तभी तहखाने के केंद्र में एक गहरा गड्ढा खुल गया। उस गड्ढे से भयानक आवाजें आ रही थी। रमेश को ऐसा लगा जैसे उसे उस गड्ढे में खींचा जा रहा हो। वो अपनी पूरी ताकत से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसने एक आखिरी बार फुसफुसाहट सुनी। ये गली किसी को नहीं छोड़ती। अब तुम्हारा समय खत्म हुआ। गड्ढे ने रमेश को निगल लिया। वो चीखता रहा, लेकिन उसकी आवाज अब गली की दीवारों का हिस्सा बन चुकी थी। अगले दिन गांव वाले मौन गली के पास आए। उन्होंने गली के कोने में रमेश का कैमरा पड़ा देखा। कैमरे के अंदर बस एक आखिरी रिकॉर्डिंग थी, जिसमें रमेश की भयानक चीखें और उस परछाई की हंसी कैद थी। उसके बाद गांव वालों ने हमेशा के लिए उस गली का नाम अपनी बातों से मिटा दिया। अब वहां कोई कदम रखने की हिम्मत नहीं करता। रमेश के लापता होने के कुछ महीनों बाद मोहनपुरा गांव एक बार फिर अपनी सामान्य दिनचर्या में लौट आया, लेकिन मौन गली का नाम अब भी गांव वालों के दिलों में सिहरन पैदा करता था। कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन शहर से आए एक और पत्रकार आदित्य ने रमेश की गुमशुदगी की खबर सुनी और उसे खोजने की ठानी। आदित्य को यकीन था कि रमेश की कहानी सिर्फ एक गुमशुदगी नहीं, बल्कि कुछ बड़ा रहस्य थी। आदित्य अपने साथ आधुनिक उपकरण, ड्रोन कैमरा और गैजेट्स लेकर गांव पहुंचा। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की। एक बुजुर्ग ने कांपते हुए कहा, तुम भी उसी गली में जाओगे? क्या तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं? आदित्य ने जवाब दिया, सच को छिपाकर डर को और ताकतवर नहीं बनाया जा सकता। मैं रमेश को ढूंढकर रहूंगा। आदित्य की जिद के आगे गांव वालों की बात बेअसर रही। अमावस्या की एक और काली रात में आदित्य मौन गली में प्रवेश कर गया। गली में घुसते ही आदित्य को लगा कि हवा में अजीब सी खिंचाव था। उसकी हरकतें जैसे धीमी पड़ रही थी। दीवारों पर वही पुराने खरोंचों के निशान थे, लेकिन इस बार उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे वे ताजा बने हों। उसके ड्रोन कैमरे ने हवा में कुछ अजीब हलचल कैद की। स्क्रीन पर अस्पष्ट परछाइयां तैरती हुई दिख रही थी। आदित्य जैसे ही गली के अंत में पहुंचा, ठाकुर हरिराम की हवेली उसके सामने थी। हवेली पहले से भी अधिक भयावह लग रही थी। उसकी खिड़कियों से पीली और काली रोशनी झांक रही थी। गेट पहले से खुला हुआ था, जैसे हवेली उसे अंदर बुला रही हो। आदित्य ने जैसे ही हवेली के अंदर कदम रखा, उसकी सभी उपकरणों ने काम करना बंद कर दिया। उसका कैमरा ब्लैक हो गया, टॉर्च की रोशनी धीमी पड़ गई। दीवारों पर खून से लिखे शब्द थे, तुम भी रमेश की तरह हमारे मेहमान बनोगे। आदित्य ने नोटबुक निकालकर हर चीज रिकॉर्ड करने की कोशिश की। उसने हर कमरे की तलाशी ली। एक कमरे में उसे रमेश का बैग मिला, जिसमें उसकी नोटबुक और कैमरा था। नोटबुक के आखिरी पन्ने पर खून से लिखा था, ये गली कोई रास्ता नहीं छोड़ती, तुम फंस चुके हो। हवेली के तहखाने में उतरने के सिवा आदित्य के पास कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही उसने नीचे कदम रखा, उसे तेज हवाओं का झोंका महसूस हुआ। नीचे का अंधेरा किसी जीवित चीज जैसा था, जो उसे निगलने की कोशिश कर रहा था। तहखाने के केंद्र में वही चक्र था, जिसके चारों ओर कंकाल बिखरे हुए थे। इस बार चक्र तेजी से घूम रहा था और उससे एक अजीब सी चीख सुनाई दे रही थी। तभी उसे रमेश का चेहरा कंकाल के एक ढांचे में उभरता हुआ दिखा। रमेश की आंखों से खून बह रहा था और उसका चेहरा दर्द से भरा था। रमेश ने धीमी आवाज में कहा, आदित्य, भाग जाओ, ये गली तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। चक्र के पास एक गहरा गड्ढा खुला हुआ था,
गड्ढे से असंख्य चीखें और हंसी गूंज रही थी। आदित्य ने पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन तहखाने के दरवाजे गायब हो गए। अब चारों ओर सिर्फ अंधकार और गड्ढा था। गड्ढे से एक भयानक परछाई निकली। ये परछाई इंसानी आकार से बड़ी थी और उसके हाथ पैर से सड़ांध टपक रही थी। उसने आदित्य को घूरते हुए कहा, तुम भी अब हमारी दुनिया का हिस्सा हो। आदित्य ने अपना अंतिम प्रयास किया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में धंसने लगे। परछाई ने उसे जकड़ लिया और उसकी आत्मा को चूसने लगी। आदित्य चीख रहा था, लेकिन उसकी आवाज अब हवा का हिस्सा बन गई। गांव वालों ने आदित्य का भी कैमरा और उपकरण गली के बाहर पाए। कैमरे में सिर्फ एक आखिरी रिकॉर्डिंग थी, एक भयानक चीख, गड्ढे से निकलती परछाई और रमेश का चेहरा, जो अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसके बाद मौन गली का नाम और भी गहरा रहस्य बन गया। गांव वालों ने गली के रास्ते पर दीवार बना दी, लेकिन रात के समय लोग अब भी गली से आने वाली फुसफुसाहटें और चीखें सुनते थे। मौन गली ने अब हमेशा के लिए आदित्य और रमेश को अपना हिस्सा बना लिया था। ये गली श्रापित थी और हमेशा रहेगी। ये मौत से भी बदतर सजा देती थी एक अंतहीन यातना। कोई भी इस गली की सच्चाई उजागर नहीं कर सका। मौन गली का रहस्य कभी खत्म नहीं होगा। ये गली अपने शिकारों को बुलाती रहेगी, जब तक कि उसकी भूख शांत न हो जाए।